दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। टॉपिक का नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसके बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करें विश्व व्यापार संगठन की। अंग्रेजी में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, शॉर्ट में इसको WTO कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय हमारे जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? हमारे स्विट्जरलैंड में। हम देख सकते हैं जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। बात करें WTO की या विश्व व्यापार संगठन की, तो इसमें क्या यूरोपीय संघ सहित, अर्थात इसमें यूरोपीय संघ भी है और इसको मिलाकर कुल 164 सदस्य, कुल 164 सदस्य है किसमें? यूरोपीय संघ को मिलाकर। साथ ही साथ 23 पर्यवेक्षक सरकारें, अर्थात जो इसकी सदस्य नहीं है लेकिन इसकी मीटिंगों के अंदर आती है। कितनी है? 23। अर्थात जहाँ पे कोई राजा होगा, डिक्टेटर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इन मीटिंगों में आते हैं लेकिन इनके सदस्य नहीं होते। तो पर्यवेक्षक सरकारें जैसे हमारे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, इस तरह की सरकारें क्या है? पर्यवेक्षक सरकारें होती है। तो हमने देख लिया WTO के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बात करते हैं WTO आया कहाँ से। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं। पृष्ठभूमि की बात में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में, कि हमारे 1939 से 1945 तक हमारे क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और 1929 की बात थी। 1929 में क्या है? वैश्विक महामंदी आ गई थी। क्या आ गई थी? वैश्विक महामंदी आ गई थी। अब वैश्विक महामंदी की बात कहें कि जैसे सर पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 तक, 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद क्या, जितनी भी सरकारें थी, जितने भी देश थे, वो सब कर्जे के अंदर आ गए थे। क्या आ गए थे? कर्जे के अंदर आ गए थे। धीरे धीरे कुछ देश कर्जा देने वाले और सभी देश कर्जा लेने वालों में गिनती आने लगे। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पहले विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक साधारण राष्ट्र हुआ करता था। अमेरिका क्या हुआ करता था? एक साधारण राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर्ज देने वाले देशों में गिनती आने लगा। धीरे धीरे जितनी भी सरकारें थी, जैसे चाहे ब्रिटेन की सरकार हो, चाहे हमारी जर्मनी की सरकार हो, इटली, ये सारे देशों की सरकारें क्या है? कर्जे में आ गई। और इन्होंने कर्ज उतारने का सबसे अच्छा तरीका सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे जाएं ताकि कर्जा उतरे। लेकिन इससे कर्जा कभी भी नहीं उतरता। नोट छापना कभी भी जो हमारा कर्ज है उतारने का कोई भी सही तरीका नहीं होता, क्योंकि इससे क्या, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला उन देशों ने कि हम बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे और बाहर के देशों को हम अपनी चीज़ें बेचेंगे ताकि देश को आय हो। इसे हम कहते हैं संरक्षणवादी नीति। क्या कहते हैं इसे? प्रोटेक्शनिस्ट नीति या फिर हमारी संरक्षणवादी नीति कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक देश क्या है? आयात को तो हतोत्साहित कर देता है, आयात को बंद कर देता है लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, निर्यात करने की कोशिश करता है। और जब सभी देश ऐसी नीति को अपना लेते हैं जिसमें आयात बंद हो और केवल निर्यात करने की कोशिश हो, तो क्या है? निर्यात बिल्कुल ठप हो जाता है। निर्यात क्या होता है? बिल्कुल ठप हो जाता है। कोई भी देश आयात नहीं करेगा। तो इससे क्या है? सारे सामान क्या है? केवल घरेलू बाजार में ही बिकने लगते हैं। इसके अलावा विदेशी बाजारों में सामान बिकना बंद हो जाता है। अब जब सामान बिकना बंद होगा तो सामान जो बन गया है वह तो हमारे शोरूम के अंदर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो इस तरह जैसे ही 1929 वाला समय आया तो उस समय वैश्विक महामंदी आ गई। क्या आ गई? वैश्विक महामंदी आ गई। सारे के सारे देश कर्जे के अंदर डूबते जा रहे थे। कर्ज से ज्यादा उनका ब्याज होता जा रहा था। अब बात करें 1939 की। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध आया। जो हमारे अर्थशास्त्री थे उस समय के, उनको इससे डर लगा। क्या डर लगा? कि जिस प्रकार पहले विश्व युद्ध के बाद महामंदी आई थी, वैश्विक महामंदी, कहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ये महामंदी ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि हम सब इकट्ठा होंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे।
और एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो क्या व्यापार को नियमित करे, व्यापार को रेगुलेट करे और उसको बढ़ाने की कोशिश करे। तो हमने इसकी पृष्ठभूमि, छोटी सी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की, अर्थात आईटीओ। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो विश्व के व्यापार को रेगुलेट करे। व्यापार संगठन का नाम दिया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको स्थापित करने के लिए 1947 में, वो 1945 में सारे के सारे देश क्या इकट्ठा होते हैं, लेकिन क्या है ये समझौता हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ देश तो व्यापार के दौरान क्या है बहुत सारे सामान बेचते थे, कुछ देश गरीब थे, तो सभी के बीच में क्या एक सामान्य समझौता नहीं हो पाया। और इस वजह से क्या ये जो हमारा प्रयास था विश्व व्यापार संगठन बनाने का, यह असफल हो जाता है। ये क्या होता है? असफल हो जाता है। तो असफल होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि विश्व व्यापार के लिए कोई प्रयास ही ना हो, तो उन्होंने कहा कि हम एक समझौता करते हैं। अब संगठन तो नहीं बन पा रहा, तो 1947 में आके एक समझौता किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समझौता किया जाता है। और समझौता हमारे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस तरह का एक समझौता किया गया। क्या किया गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये एक समझौता किया गया। अब 1945 में सारे सारे देश इकट्ठा हुए थे कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे, विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में बातचीत होती रही, 46 में बात होती रही, और अंत में क्या है उसको विचार को कैंसिल करना पड़ा। अब ये विचार कैंसिल होने के बाद आपको याद रखना है कि फिर 1947 में जाके हमारे एक एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट का नाम क्या है? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब बात करें, सारे के सारे देशों ने इस पे बातचीत की, और अंत में जाके गेट, अर्थात जो हमारा सामान्य समझौता है, इस पर 1947 में जाके सब ने साइन कर दिए, और 1948 से इसको लागू कर दिया गया। अब गेट की बात करें तो गेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। लेकिन गेट क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में सफल नहीं रहा। इसका उद्देश्य क्या था? कि देश, पूरी दुनिया का व्यापार बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। लेकिन गेट के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे थे, उसका ये उद्देश्य सफल नहीं हुआ। 1986 में उरुग्वे सम्मेलन में, अब बात करें गेट का और हमारे WTO का, इसका क्या हर 2 साल के अंदर सम्मेलन होता था। क्या? हर 2 साल के अंदर सम्मेलन होता था। ऐसे 1986 में एक और सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को कहते हैं उरुग्वे सम्मेलन। क्या? हर 2 साल में सम्मेलन होता है, जिसमें से एक सम्मेलन हुआ था हमारे कौन सा? 1986 में, और सम्मेलन हुआ कहाँ था? हमारे उरुग्वे देश के अंदर। तो इसीलिए उसके क्या कहते हैं? उरुग्वे सम्मेलन कहते हैं। अब क्या बात की गई कि हम कितना भी प्रयास करें, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो एक गेट एग्रीमेंट है इसको बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गेट एग्रीमेंट को बंद करना चाहिए, और इसकी जगह कुछ और नया लाना चाहिए। क्या है? इसको बंद करके कुछ और लाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो 1986 में सबने केवल चर्चा शुरू की कि इसको तो बंद करो, और कोई एक ऐसी चीज लेके आओ, एक ऐसी संस्था लेके आओ जिसकी बात पूरी दुनिया माने। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हर साल बात की गई, हर बार बात की गई। फिर 1994 में जाके सभी देश एक निष्कर्ष पे पहुंचे। क्या? 1994 में जाके बातचीत करने के बाद सारे देश एक निर्णय पर पहुंचे, और उस समय संधि चल रही थी हमारी मराकेश के अंदर, जो हमारे एक कन्वेंशन चलता है ये गेट का। तो उसमें जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग कहाँ हो रही थी? मराकेश के अंदर। इसीलिए उस संधि को मराकेश संधि कहते हैं। अब मराकेश संधि के अंदर क्या तय किया गया? कि हम गेट को बंद करते हैं, और गेट की जगह पे एक नई संस्था लेके आते हैं, जिसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन के तय किया गया कब? 1994 में। तो मराकेश संधि के अंतर्गत 1994 के तहत 1 जनवरी 1995 से WTO की स्थापना कर दी गई, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हमारे 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन चल रहा है। अब बात करें 1995 से हमारे गेट तो बंद हो गया और WTO शुरू हो गया, तो इसमें कोई खास अंतर हुआ? तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए गेट और WTO में आखिर अंतर है क्या। अब गेट और WTO के अंतर की बात करें तो गेट का पूरा नाम तो क्या होता है? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता।
जनरल एग्रीमेंट, जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट, ऑन टी मतलब टैरिफ एंड ट्रेड, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। ये तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। पहली बात तो ये एक समझौता है, ये क्या है? एक एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक सामान्य समझौता है। समझौते का एक नियम होता है, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। इसलिए देशों ने एक ही निर्णय किया कि नहीं मानेंगे गई, तो इतना प्रभावी नहीं रहा। जबकि डब्ल्यूटीओ क्या था? एक संस्था का ढांचा था, अर्थात एक ऑफिस है। डब्ल्यूटीओ क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्थागत ढांचा है। फिर गेट की बात करें, ये केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। ये क्या करता था? वस्तुओं के व्यापार में यदि कोई दिक्कत आती थी तो उसके लिए जो निवारण तंत्र होते थे उनका निर्माण करता था कौन? गेट। यदि किसी की समस्या आती थी, जैसे मान ले किसी ने कोई सामान बेचा और बेचने के बाद पैसे नहीं आए, या फिर कोई और समस्या आती है, तो उन चीज़ों के लिए हमारा गेट कार्य करता था। लेकिन डब्ल्यूटीओ क्या है? वस्तु के लिए भी कार्य करेगा, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, सभी चीज़ों को इसके अंदर शामिल करता है। हमारा डब्ल्यूटीओ क्या? सभी चीज़ों को, कौन कौन सी? वस्तु, सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा, सभी को इसके अंदर शामिल करता है। अब बात करें गेट की, तो गेट के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय क्या है? सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते। वो निर्णय क्या होते हैं? सदस्य देश हैं उन पर बाध्यकारी नहीं होते, केवल निर्णय कर लेते हैं। निर्णय करने के बाद ये तय करते हैं कि वो मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। लेकिन डब्ल्यूटीओ के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है, अर्थात उनको मानना जरूरी है। तो हमने गेट और डब्ल्यूटीओ के बीच में अंतर देख लिया। पहला अंतर यह है, गेट तो क्या? एक सामान्य समझौता है, तो डब्ल्यूटीओ क्या? एक संस्थागत ढांचा है। गेट क्या है? ये केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित है, जबकि डब्ल्यूटीओ क्या है? वस्तु, सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा, इन पर भी कार्य करता है। फिर गेट की बात करें तो इसके जो निर्णय होते हैं सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, जबकि डब्ल्यूटीओ के निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। अब आगे बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 से काम करना शुरू कर दिया। जब उसने काम करना शुरू कर दिया तो पूछे तो सही, काम करता क्या हो? तो विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ के क्या कार्य हैं? जब नाम ही विश्व व्यापार, तो काम क्या होगा? काम इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, कि एक देश दूसरे देश के साथ इस तरह की नीतियां ना अपनाए जो भेदभावपूर्ण हो। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ काम करता है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रशुल्क बाधा है, टैरिफ बैरियर है, टैरिफ बैरियर अभी बताते हैं, और एक होता है गैर प्रशुल्क बाधा, इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए टैरिफ बैरियर क्या होता है। चलो ये कोई नहीं, आगे लिखे हुए हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। पहला आता है प्रशुल्क बाधा या टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है आयात निर्यात में लगाए जाने वाले कर। अब आयात निर्यात में लगाए जाने वाले करों की बात करें तो कैसे क्या होता है? जैसे ये एक देश है और ये दूसरा देश है, ठीक है। अब ये क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास तेल है, क्या? और तेल कौन सा? क्रूड ऑयल। इसके पास सोना है, मान लो, क्या है? सोना है। अब ये जिसके पास सोना है वह देश क्या कहता है कि यदि हमारा देश तेल खरीदेगा तो उस पर 50% टैक्स लगेगा। क्या पर लगेगा? 50% टैक्स लगेगा। और यदि मान लो कि ये देश यदि सोना बेचता है, ठीक है, तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। या फिर दोबारा से बताऊं कि जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, और जैसे मान लो हमारा देश भारत है, भारत यदि सोना खरीदता है, वैसे दूसरे देशों से, जैसे हमारे जोहान्सबर्ग के अंदर खाने, हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ से हम सोना खरीदते हैं काफ़ी ज़्यादा। दक्षिणी अफ्रीका से हम सोना खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हम सोना खरीदते हैं। लेकिन यदि भारत देश चाहे तो सोना खरीदना बंद भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सोना खरीदना बंद कर सकता है। ऐसा साफ साफ तो नहीं कह सकता वो कि हम सोना नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे विश्व व्यापार के खिलाफ है। तो भारत क्या करेगा? सोने पर टैक्स लगा देगा। जब सोने पर टैक्स लगा देगा कि यदि विदेश से यदि हम सोने को आयात करेंगे तो सोने पर टैक्स लगेगा, और टैक्स लगते वो सोना क्या महंगा हो जाएगा, और महंगा होने के बाद उसका आयात हतोत्साहित हो जाएगा। लोग जो उसको खरीदते थे वो खरीदने कम हो जाएंगे, तो आयात कम हो जाएगा। या फिर बेचने की बात करें, जैसे मान लो कभी हमारे प्याज की कमी आ जाती है देश के अंदर, तो भारत देश की सरकार क्या करती है? निर्यात टैक्स लगा देती है।
क्या करती है, निर्यात टैक्स लगा देती है। अर्थात हम चाहते हैं कि ये चीज़ विदेशों में ना बिके, क्या करे, विदेशों में ना बिके। तो प्याज यदि मान लो 20 रुपये किलो विदेशों में बिकता है तो सरकार 20 रुपये और टैक्स लगा देगी, तो वह कितने का बिकेगा, 40 का, और विदेशों में कोई खरीदेगा नहीं और वह देश चीज़ हमारे देश में ही रह जाएगी। या फिर उल्टा भी कर सकती है सरकार, यदि किसी भी हम चाहते, हमारा देश चाहे कि विदेशों में सस्ता बिके तो सरकार उसको छूट भी दे देती है, सब्सिडी भी दे देती है। जब सरकार इस तरह के कार्य करती है, सरकार इस तरह के कार्य करती है जिससे व्यापार में जो सामान्य प्रक्रिया है ये चेंज हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रशुल्क बाधा। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, टैक्स के माध्यम से चीज़ों के रेटों को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टैक्स की हेर फेर करके, टैक्स को कम ज़्यादा करके क्या कर रहे हैं, चीज़ों के दाम परिवर्तित कर रहे हैं और व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है इसके लिए टैक्स को ही माध्यम बनाया जाए, इसके लिए और भी माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि हमारे गैर प्रशुल्क बाधा। अब गैर प्रशुल्क बाधा की बात करें, हम क्या करें कि जैसे गुणवत्ता के नियम लगा दें। क्यों? क्योंकि जैसे टैक्स वाली बात यदि कोई लगाता है तो वो तो सारी दुनिया को दिख जाएगा कि यदि हम कहें कि सोने के आयात पर टैक्स लग गया तो पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि भारत ये सही नहीं कर रहा है, हमारा विरोध करेगा। तो हम ऐसा बहाना लगाएं कि सोना ना आए लेकिन टैक्स की बात भी ना हो, तो हम गुणवत्ता की बात कर सकते हैं कि यदि ऐसी गुणवत्ता की चीज़ हमारे देश में आएगी तो हम उसको नहीं आने देंगे। तो जब हम गुणवत्ता के नियम लागू कर देते हैं, लाइसेंस की आवश्यकता कर देते हैं कि यदि ये काम करोगे तो इसके लिए इस लाइसेंस की आवश्यकता होगी, कोई कोटा सिस्टम, कस्टम के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, नकारात्मक सूची, तो इस तरह से के बहाने से हम व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मेरे गैर प्रशुल्क बाधा, जिसके अंदर हम टैक्स की बात नहीं करते लेकिन और किसी न किसी माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब इनके बारे में और आगे बात करेंगे कि इनके क्या क्या मतलब होते हैं। तो हम देख रहे थे डब्ल्यूटीओ के कार्य। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, टैरिफ बैरियर मतलब प्रशुल्क बाधा और गैर प्रशुल्क बाधा, इनको दूर करने का प्रयास करता है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा अपने सदस्य देशों के बीच में समझौते करवाए जाते हैं, अर्थात जो भी देश है इनके सदस्य देश, इनमें यदि कोई पंगा हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो उन दोनों देशों के बीच में क्या समझौता करवाता है, कौन, डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के द्वारा अपने सदस्य देशों के बीच में समझौते लागू भी करवाए जाते हैं, समझौते करवाने नहीं, समझौते लागू करवाने का कार्य भी किया जाता है। तो इस तरह हमने डब्ल्यूटीओ के कार्य देखे। अब आगे बात करेंगे डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ में किस प्रकार की संरचना है, डब्ल्यूटीओ संगठन की क्या क्या संरचना है। अब विश्व व्यापार संगठन की संरचना 3 स्तर की होती है। कितने स्तर होते हैं इसमें, 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है हमारा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। पहला स्तर क्या होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। दूसरे स्तर पे क्या होती है, सामान्य परिषद मतलब जनरल काउंसिल होती है। और तीसरे स्तर पर हमारे क्या होते हैं, महानिदेशक होते हैं। तो पहले स्तर पे तो हमारे क्या होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। दूसरे स्तर पे हमारे सामान्य परिषद होती है और तीसरे स्तर पे क्या होता है, हमारा महानिदेशक होता है, अर्थात डायरेक्टर जनरल होता है। तो एक एक करके इन स्तरों की बात करते हैं। सबसे पहला आता हमारा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन क्या, डब्ल्यूटीओ के निर्णय लेने वाली सबसे ऊंची संस्था है। डब्ल्यूटीओ में क्या निर्णय होगा, इस निर्णय की बारे में कौन डिसाइड करता है, ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा डब्ल्यूटीओ के समझौते किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के जो भी समझौते होंगे तो ये सम्मेलन ही करेगा। डब्ल्यूटीओ के सारे देश मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेते हैं और इसकी बैठक हर 2 साल में होती है। क्या होती है, इसकी बैठक क्या होती है, हर 2 साल के अंदर इसकी बैठक होती है, किसकी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। तो इस तरह हमने इस चीज़ को देखा। और अब तक देखें तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा अब तक कुल 13 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। कितने, 13 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से निर्णय लिए गए उन्हीं के आधार पर इनकी सूची है। जैसे पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन देखें तो सिंगापुर में हुआ था 1996 में। फिर दोहा वाला हुआ था, ये चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, दोहा वाला। बाली वाला 9वां, नैरोबी वाला हमारे 10वां, ब्यूनस आयर्स का 12वां। आप ये सोच रहे होंगे कि बीच के कहाँ गए, वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं थे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये सारे इम्पोर्टेंट है। हमारे 12वां सम्मेलन हमारे जेनेवा के अंदर हुआ था, ये क्या गलत मार्क हो गया, ये क्या जेनेवा के अंदर 12 हुआ था। और लेटेस्ट की बात करें तो अबू धाबी में हुआ है, कहाँ, अबू धाबी में, कब, 2024 वाला। क्योंकि हम 25 वाली परीक्षा दे रहे हैं आरएस की, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा सम्मेलन, हमारा 13वां सम्मेलन। अब ये हुआ कहाँ, अबू धाबी हमारे यूएई में पड़ता है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में।
कब हुआ? 26 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक, इसके बीच में सम्मेलन हुआ। अब बात करें तो इस सम्मेलन की बात करते हैं, तो 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में, ये 2 मार्च है, ये 29 फरवरी नहीं 2 मार्च है। तो इसके दौरान जो हमारे विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी में आयोजित हुआ था। अब इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इस सम्मेलन में हुआ क्या क्या। इसकी अध्यक्षता हमारे संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश व्यापार और राज्य मंत्री थे, थानी बिन अहमद अल जायोदी, इसके द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? थानी बिन अहमद अल जायोदी के द्वारा ये जो सम्मेलन हुआ था हमारा, इसकी अध्यक्षता की गई। जो हमारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल था, उसका नेतृत्व किसने किया? हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे, कौन? पीयूष गोयल, उनके द्वारा की गई थी। अब ये चेंज होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार की 3.0 आ गई है। 3.0 का मतलब नई सरकार आ गई है। और उस समय के हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल, वो गए थे हमारे यहाँ से। फिर बात करें इसकी 12वीं बैठक कब हुई थी? जून 2022 में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगली बैठक कब होगी? हमारे 2026 में। अब भारत भी हमारे क्या इस सम्मेलन में जाता है। बैठक में भारत की तरफ से कुछ एजेंडे प्रस्तुत किए गए, अर्थात भारत के एजेंडे में बहुत सारे क्षेत्र थे जिनके बारे में भारत वहां जाके बात करता है। पहली बात करता है जो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है, इसकी सीमा को बढ़ाने के लिए वह कहता है कुछ संशोधन नियम लेके आओ। ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ाने के लिए नियम में समझौते या संशोधन करो, क्योंकि भारत के द्वारा 2013 के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है, जिसके अंतर्गत वह इसको बढ़ाने की बात करता है। भारत क्या कहता है कि भारत अपनी जो गरीब आबादी है, क्योंकि अब पता है 85-86 करोड़ भारत के अंदर गरीब लोग हैं, जो भारत क्या है उनको राशन देता है। तो भारत क्या अपनी गरीब आबादी के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, इसकी आवश्यकता पर बल देता है कि भाई हम गरीबों की सहायता करने के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम एक नीति उपगत उपकरण होता है जिसके तहत सरकार एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदती है। क्या करती है? एमएसपी पर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या किसानों से अनाज खरीदती है और फिर उस खरीदे गए अनाज का भंडारण करती है, फिर बाद में गरीबों को बांट देती है। तो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि सरकार उन किसानों को डायरेक्ट तो पैसा दे नहीं सकती, तो सरकार क्या एमएसपी के बहाने से उन किसानों को पैसा देती है। सरकार क्या करती है? उन किसानों को पैसा देती है ताकि वो उस अनाज को क्या करें कि वह अनाज क्या है उनके लिए सस्ता पड़े। सरकार इसका प्रयोग करती है ताकि व्यापार प्रभावित हो। तो भारत की ये नीति थी कि इसके ऊपर कुछ नियम बनने चाहिए। कृषि पर जो डब्ल्यूटीओ का समझौता है, एमएसपी पर अनाज खरीदने की सरकार की क्षमता को सीमित करता है। तो कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता है, ये एमएसपी पर अनाज खरीदती है ना सरकार, उसकी क्षमता को सीमित करता है कि सरकार ज़्यादा अनाज नहीं खरीद सकती है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार वर्ष 1986-88 के संदर्भ में मूल्यों का आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10% से अधिक कृषि सब्सिडी नहीं दी जा सकती। भाई देश के अंदर जितना भी कृषि का उत्पादन होता है, उस उत्पादन में 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकती सरकार, या जितना मूल्य है उसका 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। अब भारत सरकार के द्वारा जैसे खाद्यान्न में जैसे एमएसपी के जरिए अनाज खरीदा जाता है, तो ये भी खरीदा जाता है। उर्वरक में सब्सिडी, तो भारत सरकार के द्वारा कृषि में प्रत्येक पग पग पे सब्सिडी दी जाती है, प्रत्येक मामले में सब्सिडी दी जाती है। तो भारत सरकार ने कहा कि इसको जो नियम है उनको थोड़ा हल्का बनाया जाए। भारत क्या इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने का वैश्विक मंच पर विरोध न हो। भारत क्या किसानों को सब्सिडी देना चाहता है, और वो चाहता है कि जब वो किसानों को सब्सिडी दे तो दुनिया में इस चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ विकसित देश ये मानते हैं कि खाद्य सब्सिडी जैसे खाद्यान्न कार्यक्रम खाद्यान्न की वैश्विक व्यापार कीमतों को विकृत करते हैं, ताकि दुनिया के अंदर जो खाद्यान्न की कीमतें हैं ये बदल जाती है कोई यदि देश सब्सिडी देता है तो। अब आप समझते होंगे, जैसे मान लो भारत का कोई किसान है, ये भारत का कोई किसान है, अभी किसान है, अब इसके द्वारा अनाज उगाया गया, अनाज कितने रुपए पड़ा उसके उगाने के बाद? 35 रुपये। ये क्या हो गया? एक मिनट। उसके द्वारा अनाज उगाया गया और 35 रुपये किलो के हिसाब से अनाज उगाया गया।
अब अमेरिका में कोई किसान है, वह 20 रुपये किलो अनाज उगाता है। कितना? 20 रुपये किलो अनाज उगाता है। तो अमेरिका यदि अपना 20 रुपये किलो वाला अनाज भारत के अंदर डंप कर देता है, लाकर बेचने लगता है, और वह जैसे 22 रुपये किलो के हिसाब से बेचने लगता है, तो भारतीयों के द्वारा कौन सा अनाज खरीदा जाएगा? सबको समझ में आता है कि जो सस्ता होगा वह बिकेगा। तो भारत का कोई भी व्यक्ति 35 रुपये किलो वाला अनाज नहीं खरीदेगा, बल्कि वह क्या करेगा? अमेरिका के 22 रुपये किलो वाला अनाज खरीदेगा। इससे धीरे धीरे भारत का किसान क्या अनाज को उगाना ही बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कितना भी कोशिश कर ले उससे 35 रुपये से कम में नहीं पड़ रहा। जबकि विदेशों में तो क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, मशीनें काम में ली जाती है, तो उनका अनाज क्या सस्ता पड़ता है। और भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो भारत सरकार क्या करती है? इस अनाज को 40 रुपये में खरीद लेती है। क्या है? 40 रुपये किलो में इस अनाज को खरीद लेती है एमएसपी के जरिए। क्या है? 40 रुपये में अनाज को खरीद लेती है, और किसान क्या करते हैं? अपने अनाज को 40 रुपये में सरकार को बेच देते हैं, और ये 22 रुपये किलो वाला अनाज मार्केट में वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो विदेशी सरकार, ये विकसित देश ही कहते हैं कि जब ये सरकार इस तरह करती है, मतलब 35 रुपये वाले किलो के अनाज को 40 रुपये में खरीद लेती है, तो इससे क्या वैश्विक व्यापार खराब होता है। अर्थात जो देश 22 रुपये किलो में बेचना चाहता है, उसका अनाज तो बिकता ही नहीं है, जबकि उसकी कीमत तो फिर भी कम है। कम होने के बावजूद भी नहीं खरीदते, तो इससे क्या वैश्विक व्यापार की कीमतें प्रभावित होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, और भारत सरकार की बात भी समझ सकते हैं कि भारत सरकार इसके अंदर क्या करवाना चाहती है। तो इसको हमने देख लिया। अब आगे बात करेंगे हम क्या, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ भारतीय किसानों का विरोध। डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उसके खिलाफ भारतीय किसान क्यों विरोध करते हैं? भारत में क्या वैश्विक व्यापार संगठन की जो नीतियां हैं, इनका किसानों के द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि डब्ल्यूटीओ के कारण ही सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे पा रही। जैसे अभी आपने देखा 2020-21 के अंदर जो हमारे एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए जो किसान धरना दे रहे थे, 2021 में जो धरना दे रहे थे, अब उस धरने देने के बावजूद भी सरकार के द्वारा एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी गई। जबकि आप समझ सकते हैं कि सरकार के हाथ में था ये, कि सरकार चाहती तो एमएसपी की लीगल गारंटी दे सकती थी, और जबकि सरकार को इसका काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। कई बार तो चांस ये थे कि सरकार जाने ही वाली थी, मोदी सरकार 2.0, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने इसकी लीगल गारंटी नहीं दी। और इसका कारण क्या था? हमारा डब्ल्यूटीओ के नियम के कारण भारत सरकार इसकी लीगल गारंटी नहीं दे पा रही थी। अब बात करें किसानों की, तो किसानों की मांग है कि कृषि क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ की नीति को बाहर रखा जाए। कृषि क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ क्या है, किसी भी तरह के कोई नियम कानून लागू ना करें। भारत के किसान ये चाहते थे। तो इस तरह हमने देखा कि भारत के किसान क्या चाहते हैं। फिर बात करें चीन का विरोध। किसकी बात कर रहे हैं? चीन के विरोध की बात करें तो चीन का विरोध क्या कहता है कि डब्ल्यूटीओ के मंच पर निवेश समझौते के नाम पर चीन के नेतृत्व में 130 देशों के बीच आपसी विमर्श में भारत आपसी जो विचार विमर्श है इसका भी भारत विरोध करेगा। क्या करेगा? आपसी जो विचार विमर्श है इसका भारत विरोध कर रहा है। और भारत के इस समझौते में शामिल नहीं है। भारत के इस समझौते में शामिल नहीं है जो 130 देशों के बीच में विचार किया गया है। भारत का तर्क है कि इस प्रकार के समझौते के लिए डब्ल्यूटीओ के मंच का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब भी कोई देश का एक देश दूसरे देश से विचार विमर्श करता है, यदि वह व्यक्तिगत स्तर पर जो भी समझौते किए जाते हैं, वो समझौते क्या है? डब्ल्यूटीओ के मंच पर समझौते नहीं चर्चा किए जाने चाहिए। तो चीन ने भी ऐसा किया। चीन ने क्या किया? डब्ल्यूटीओ के मंच का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाकर 130 देशों के साथ विचार विमर्श करके एक समझौता तैयार किया। तो भारत का कहना था कि इस प्रकार के जो समझौते हैं डब्ल्यूटीओ के मंच से नहीं किए जाने चाहिए। इस समझौते में और भारत क्या इस समझौते के अंदर शामिल नहीं है। और इस समझौते में शामिल होने वाले देशों को एक दूसरे के निवेश प्रस्ताव को ठुकराने पर उसका कारण भी बताना होगा। अब निवेश संबंधी नीति को बनाने के दौरान भी सदस्य देशों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अब बात करें मत्स्य पालन पर सब्सिडी। किस पे? मत्स्य पालन पर सब्सिडी की बात करें। 2022 में हुए इसके पहले वाले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने अवैध और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी को रोकने के लिए एक समझौता किया था।
ठीक है भाई, अवैध और अनियमित तरीके से यदि कोई मछली पकड़ता है और सरकार उसको भी सब्सिडी देती है तो उस पर रोक करने की बात कही गई थी। भारत क्या कहता था इसके लिए? भारत ने क्या कहा? भारत के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी है विकसित देशों की तुलना में कम है। भाई जो भी मत्स्य क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो विकसित देश जितनी सब्सिडी दे रहे हैं, भारत उससे कम ही सब्सिडी दे रहा है। भारत क्या करता है, अपने जो गरीब मछुआरे हैं उनकी मदद को ख़त्म करने के लिए किसी भी तरह का कदम का विरोध करता है, कि वो चाहता है हमारे जो गरीब मछुआरे हैं उनको किसी भी तरह की यदि मदद चाहिए तो भारत सरकार के द्वारा मदद दी जानी चाहिए। भारत का मानना है कि जो विकासशील देश है उनको अपने गरीब मछुआरों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ तक मछली पकड़ने पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। अर्थात यदि जो जो हमारे मछुआरे हमारे क्षेत्र के अंदर यदि मछली पकड़ते हैं तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। ई कॉमर्स के मुद्दे पर, वो ई कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क स्थगन जारी रखने का विरोध, तो भारत इसका विरोध करता है। इस बैठक में क्या, ई कॉमर्स व्यापार भारत के लिए एक प्रमुख फोकस बिंदु है। क्या है? ई कॉमर्स का व्यापार क्या है? एक फोकस बिंदु है। 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क चल रहा है और उसे रोकने के लिए WTO के सामने एक विवादास्पद मुद्दा है। कौन सा? ई कॉमर्स वाला। अब आप समझते हो ई कॉमर्स में मुद्दा क्या है? ई कॉमर्स में मुद्दा ये है कि जैसे मान लो ये भारत देश है, ये भारत देश है, भारत देश के किसी व्यक्ति ने इंग्लैंड से एक जूते का ऑर्डर दिया। क्या किया? जूते का ऑर्डर दिया। जूता था 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का जूते का ऑर्डर था। 1 लाख रुपए के जूते का ऑर्डर था। अब जूता क्या, भारत में आ गया। ठीक है, अब इसके ऐड क्या है, जूते के ऐड भारत में भी चलते हैं और इंग्लैंड में भी चलते हैं, पूरे देश में दुनिया में चलते हैं। अब मेन चीज है कि ये व्यक्ति जब 1 लाख रुपए देगा तो 1 लाख रुपए में टैक्स किस किस देश को मिलेगा? इंग्लैंड की सरकार को मिलेगा, भारत की सरकार को मिलेगा, या फिर जो ऐड बनाने वाली कंपनियां हैं जो ऐड बनाती है इसका, उसका टैक्स किस तरह मिलेगा? तो ई कॉमर्स किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्यापार किया जाता है, तो उसमें क्या टैक्स की सबसे बड़ी समस्या आती है, कौन सा देश किसको टैक्स देगा, कौन से मुख्यालय पर टैक्स देगा, कितना टैक्स देगा। तो इसके तहत है ना, जो नीति बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WTO की स्थगन योजना के तहत, तो WTO इसकी स्थगन योजना के तहत देश सीमा पार ई कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क नहीं लगाते। यदि एक देश दूसरे देश से यदि कोई सामान खरीदता है, ठीक है, तो उस पर क्या लेन देन शुल्क नहीं लगाया जाता। लेकिन पिछली जो नीति है इसमें जून 2022 की मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बनी थी, इसकी अवधि न बढ़ाई जाए और इस बैठक को ही खत्म माना जाए, इस बात को तो ये तय किया गया। तो हम ये बात करें जो हमारी 13वीं बैठक हुई थी उसकी बात करें। फिर बात करें गैर व्यापार मुद्दों की चर्चा पर आपत्ति। भारत श्रम और व्यापार जैसे गैर व्यापार मुद्दों को लाने पर आपत्ति जता रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि इसकी चर्चा के लिए अलग से मंच होना चाहिए। तो ये हमने 13वीं बैठक थी जो हाल ही में फरवरी में हुई थी, उसकी बात की थी। और ये हमारी इसके साथ ही मैंने 12वीं बैठक थी, इसके बारे में भी लगाया है। अब 12वीं बैठक के बारे में जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में क्या है, 13वीं बैठक हुई है, तो 13वीं बैठक के बारे में जान लिया तो वही काफ़ी। तो या फिर हम देख लेते हैं, चलो साथ ही साथ 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। बात करें WTO की जो पिछली बैठक हुई थी, पिछली बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, इन पर क्या पेटेंट में छूट दी जानी चाहिए। इनके पेटेंट पर छूट दी जानी चाहिए और इसके लिए जो ट्रिप्स समझौता है उसमें भी प्रावधान किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो 12वीं सम्मेलन हुआ था इसमें जो लोक संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे हैं उसका हल नहीं निकाला गया, लेकिन अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक लोक संग्रहण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का स्थायी हल निकाला जाएगा। और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक पीस क्लोज बना रहेगा। फिर WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मत्स्यन अर्थात मछली पकड़ने वालों को दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको सही नहीं माना गया। अर्थात मत्स्य क्षेत्र के अंदर जो मछली पकड़ने वाले हैं उनको जो सब्सिडी देती है सरकारें, तो उसको सही नहीं माना गया। और विकसित देशों को मत्स्यन की को सीमित करना होगा, जबकि विकासशील देशों को मत्स्यन के लिए कुछ समय दिया गया था। अर्थात विकासशील देश कुछ समय तक ये सब्सिडी है इसको जारी रख सकते हैं। तो ये हमारी 12वीं बैठक थी, उसके अंदर तय किया गया।
फिर इसके अंतर्गत क्या ई कॉमर्स का मुद्दा देखते हैं। क्या इसके अंतर्गत ई कॉमर्स का मुद्दा देखें तो ई कॉमर्स का मुद्दा देख लिया हमने। ई कॉमर्स का मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उठाया गया और इसमें आयात शुल्क नहीं लगाया जाता, क्योंकि 1998 में WTO में समझौता था जिसमें ऐसे आयात शुल्क पर प्रतिबंध लगाया था, अर्थात आयात शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विकासशील देश है उनकी यह मांग थी कि ई कॉमर्स के आयात शुल्क पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। कोई भी आयात शुल्क पर प्रतिबंध लगाता है तो उस प्रतिबंध शुल्क को हटाया जाना चाहिए, परंतु इस मांग को नहीं माना गया। अतः WTO के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ई कॉमर्स के आयात शुल्क पर प्रतिबंध लगा रहेगा। क्योंकि अब 13वां सम्मेलन हो गया तो 12वें सम्मेलन की कुछ खास बातें नहीं चलती। ठीक है, बात करें इसकी तो WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में यह कहा गया कि जो देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहे हैं, अर्थात जहाँ पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी है, उनकी मदद विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी, तथा कोई भी देश विश्व खाद्य कार्यक्रम को किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे 12वें जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है उसकी बात है। तो हमने एक चीज़ देख ली है, जो हमारे त्रिस्तरीय संगठन है WTO का, तो उसमें पहला स्तर तो हमने देख लिया। दूसरा आता है हमारा क्या, विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद, मतलब जनरल काउंसिल। क्या आती है हमारी जनरल काउंसिल। अब WTO की सामान्य परिषद या जनरल काउंसिल की बात करें तो इसके अधीन बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे हमारी वस्तु परिषद, निवेश परिषद, तो ये सारी परिषदें क्या इसके अंतर्गत काम करती है। खास बात देखें तो WTO की जो सामान्य परिषद है, जनरल काउंसिल है, इसके अधीन 2 प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं। संस्थाएं तो बहुत सारी है, लेकिन संस्थाएं कौन सी, 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं काम करती है। जैसे पहले विवाद निपटारा निकाय, अर्थात डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। पहली संस्था कौन सी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और दूसरी संस्था हमारी व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो पहली संस्था कौन सी है हमारी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो दूसरी हमारी संस्था कौन सी है, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। फिर तीसरा स्तर आता है हमारा महानिदेशक का, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक। अब WTO का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं, महानिदेशक कहते हैं। WTO का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, महानिदेशक कहते हैं। और WTO का जो महानिदेशक होता है वह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व व्यापार संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात उनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। WTO में महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का। WTO में महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का। वर्तमान में WTO का महानिदेशक नगोजी ओकोंको इवेला है। कौन, नगोजी ओकोंको इवेला है, और ये है विश्व व्यापार संगठन में विश्व की पहली महिला महानिदेशक है। क्या, पहली महानिदेशक है। और ये हमारे कब बनी थी, 2021 में। क्या, 2021 के अंदर क्या महानिदेशक बनती है, और ये 2025 तक बनेगी। 2025 तक बनी रहेगी। आप इसको यदि चेंज होती है तो आप इसका नाम याद रखेंगे, क्योंकि जो 2021 के अंदर RS की परीक्षा हुई थी उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की पहली महिला महानिदेशक WTO की कौन बनती है, तो इसका जवाब क्या था, नगोजी ओकोंको इवेला। इसका नाम याद रखना। नगोजी ओकोंको इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली अफ्रीका महिला महानिदेशक भी है, और ये कहाँ से, नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, वहाँ से है। अब बात करते हैं WTO की। तो WTO क्या करता है, सबसे पहला काम है समझौते करवाता है। क्या करता है, समझौते करवाता है। अब तक WTO के द्वारा कौन कौन से समझौते किए गए, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है वस्तु से संबंधित समझौते। कौन से, क्या, वस्तु से संबंधित समझौते, फिर सेवा से संबंधित समझौते, फिर निवेश से संबंधित, और फिर बौद्धिक संपदा से। तो समझौते देखेंगे इनसे संबंधित कौन कौन से समझौते किए गए, किसके द्वारा, WTO के द्वारा। सबसे पहला आता हमारे क्या, वस्तु से संबंधित समझौते। क्या, वस्तु से संबंधित समझौते कौन कौन से, इसमें हमारे WTO के द्वारा 3 समझौते किए गए। कृषि समझौता, गैर कृषि समझौता, जिसे नामा समझौता भी कहते हैं। जो हमारा गैर कृषि समझौता है इसको क्या बोलते हैं, नामा समझौता भी कहते हैं। और तीसरा आता है मल्टी फाइबर समझौता। ये तीनों समझौते क्या है, हमारे वस्तुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, वस्तु से संबंधित है।
तो पहला कौन सा हमारे कृषि समझौता, जिसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 1994 में क्या किया गया था? कृषि समझौता किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 1994 में क्या किया गया? कृषि समझौता किया गया। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के अनुसार सब्सिडी बाजार को विकृत करती है, अर्थात जो भी हम कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडियां देते हैं ये क्या करती है? बाजार को खराब करती है। अर्थात सब्सिडी देने से बाजार विकृत होता है, क्योंकि कुछ देश अधिक सब्सिडी देते हैं तो कुछ देश कम सब्सिडी देते हैं, इसलिए बाजार अधिक सब्सिडी देने वाले देशों की तरफ झुक जाता है। अर्थात सब्सिडी देने से क्या है? चीज़ों की रेट कम हो जाती है। तो ये कहा गया कि जो देश ज़्यादा सब्सिडी देते हैं व्यापार का उस देशों की तरफ झुक जाएगा, इसलिए सब्सिडी को क्या है? सीमित किया जाना चाहिए या फिर कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब विश्व व्यापार संगठन के जो कृषि समझौते हैं इसके अनुसार सब्सिडी को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। भाई विश्व व्यापार संगठन का जो कृषि समझौता है ये क्या कहता है? सब्सिडी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है हमारे एम्बर बॉक्स सब्सिडी या एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी इसको कह सकते हैं। अब नाम ही एम्बर, ये कलर से आती है सब्सिडियाँ, क्या कलर से। एक हमारे एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, दूसरी हमारी कौन सी है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और तीसरी है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या दूसरी ब्लू बॉक्स सब्सिडी और तीसरी कौन सी? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अब वो तो कलर से पता है। सबसे पहली बात आती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। जैसे हमारे एक पश्चिमी देशों में एक शब्द आता है एम्बर अलर्ट। कौन सा आता है? एम्बर अलर्ट नाम का एक शब्द है। एम्बर अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत ही खतरनाक अलर्ट। क्या होता है? बहुत ही खतरनाक अलर्ट, जिस पे क्या आपको रेस्पॉन्स करना ही करना पड़ेगा। एम्बर अलर्ट, इस पे हॉलीवुड में एक मूवी बनी है एम्बर अलर्ट नाम से। तो इसीलिए एम्बर शब्द क्या होता है कि जिसमें एक हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वह कलर दिया जाता है एम्बर। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में क्या है? वो सब्सिडी रखी जाती है जो कि बाजार को सबसे ज़्यादा विकृत करती है, जिस पे ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। तो एम्बर कलर भी इसी के लिए चुना जाता है, जिसमें ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। तो ऐसी चीज़ों को किस में शामिल किया जाता है? हमारे एम्बर कलर के अंदर। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो सब्सिडी है ये बाजार को सबसे ज़्यादा विकृत या सबसे ज़्यादा खराब करती है। अब आगे बात करें व्यापार को बढ़ने के साथ ही, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक निश्चित सीमा में नहीं दी जाती। एक निश्चित सीमा से अधिक एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं दी जा सकती। एक नियम बना हुआ है, एक निश्चित सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा क्या एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे जितना उत्पादन बढ़ेगा एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो सरकार ने कहा कि 1 किलो अनाज पर सरकार 10 रुपये की सब्सिडी देगी, या फिर हमने ये देखा था जो राजस्थान के दुग्ध पालक है, दुग्ध पालकों को प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। क्या है? 5 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तो यदि 100 किलो दूध का उत्पादन हुआ तो 500 रुपये हो गए, और 1 लाख किलो का हुआ तो 5 लाख रुपये हो गए। तो इसी तरह जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा तो सब्सिडी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए एक निश्चित सीमा से अधिक एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं दी जा सकती। विकसित देशों के लिए कहा गया कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी उत्पादन मूल्य का अधिकतम 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अर्थात यदि कोई 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, तो सरकार केवल 5 रुपये ही उस चीज़ की रेट गिरा सकती है। क्या है? 5 रुपये रेट गिरा सकती है, अर्थात वो 95 रुपये में तो बिकेगी। अर्थात जो विकसित देश है इसको 95 से नीचे नहीं गिरा सकते। कम से कम कितने में बेचनी होगी वो सब चीज़? 95। लेकिन विकासशील देशों में इस चीज़ को चेंज किया गया। क्या? विकासशील देशों के लिए ये वाला नियम नहीं लागू किया गया। विकासशील देशों के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी उत्पादन मूल्य का कितना? अधिकतम 10% तक हो सकती है। विकासशील देशों के लिए कितना रखा गया है? 10% तक रखा गया है। और अब इसमें जो उत्पादन की गणना है वो कैसे की जाएगी? 1986 से 88 के बीच में जो औसत उत्पादन हुआ था उसको इसका वो रखा गया है वर्ष। इसीलिए हमने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था। तो हमारे कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर लेबर है इसके लिए भी हमारा क्या आधार वर्ष क्या रखा गया? 1986। तो ये सभी देशों में यही चल रहा है अभी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो इसमें सब्सिडी की सीमा को डी मिनिमस लिमिट कहा जाता है। तो सब्सिडी की सीमा है कि कितना आप दे सकते हो, इसी बात को क्या बोलते हैं? डी मिनिमस लिमिट कहा गया है। तो डी मिनिमस लेवल कहा जाता है, जो सीमा होती है सब्सिडी की। अब हमने देख लिया विकासशील देशों के लिए तो ये 10% है और विकसित देशों के लिए कितनी? 5% है। अब एम्बर बॉक्स सब्सिडी
में सब्सिडी की सीमा को लागू करने के लिए विकसित देशों को तो 6 साल का समय दिया गया। जो हमारे विकसित देश है उनको कहा कि तुम 6 साल का समय तुम्हें दिया जाता है, 6 साल के अंदर अंदर तुम्हें इस चीज़ को लागू करना है कि सब्सिडी कितनी 5% से ज़्यादा ना हो। और जो हमारे विकासशील देश है उनके लिए समय सीमा बढ़ाई गई, और बढ़ा के कितनी की गई, उनके लिए समय सीमा 10 वर्ष की तय की गई। विकासशील देशों को तो 10 साल का समय दिया गया कि वो इस सब्सिडी सीमा को लागू करें, तो विकसित देशों के लिए कितना 5 साल का, वो 6 साल का समय दिया गया। इसी बात को क्या बोलते हैं, डी मिनिमस लिमिट। ठीक है, डी मिनिमस लेवल की बात करें तो ये हमने ऊपर देख लिया, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर ये आता है। अब भारत सरकार के द्वारा ये हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है किससे, WTO से, कि जो लेवल है इसको बढ़ाया जाए। भारत के लिए केवल 10 साल ना मिले, भारत को ये बहुत बड़ा पीरियड मिलना चाहिए। फिर बात करें ये जो सब्सिडी है ये किन किन क्षेत्रों में दी जाती है। क्षेत्रों की बात करें तो ये ऐसी सब्सिडी जो हमारे एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, ये विद्युत सब्सिडी, जो किसानों को हम जैसे कि बिजली के अंदर सब्सिडी देते हैं, उर्वरक सब्सिडी, MSP सब्सिडी, इन सब सब्सिडी को क्या एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर शामिल करते हैं। फिर बात करें अगली सब्सिडी आती है हमारी कौन सी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। कौन सी आती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करें हम, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडी रखी जाती है जो बाजार का अधिक विकृत नहीं करती है। जो क्या करती है, बाजार को ज़्यादा विकृत नहीं करती, उन सब्सिडियों को इसके अंदर शामिल करते हैं। ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो उत्पादन के साथ नहीं बढ़ती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, जैसे जैसे आप उत्पादन करते हो वैसे वैसे नहीं बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आप उत्पाद पर सब्सिडी नहीं दे रहे हो। जबकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, उत्पाद पर सब्सिडी दे रहे हो, जैसे हमारे बिजली पर सब्सिडी दे दी, उर्वरक पर दे दी, MSP दे दिया। जबकि ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या, उत्पाद पर नहीं दे रहे हो, इसीलिए क्या यह उत्पादन के साथ नहीं बढ़ती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन विश्व व्यापार संगठन ने इसके लिए कुछ सीमा नहीं बताई कि कितने साल में इसको लिमिट करना है और कितना लिमिट करना है। बस ये कहा है इसको लिमिट किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस प्रकार की सब्सिडी उत्पादन के साथ नहीं बढ़ती है। फिर तीसरी सब्सिडी आती है हमारी कौन सी, ग्रीन सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडी रखी जाती है जो बाजार को विकृत नहीं करती है। तो क्या करती है, बाजार को विकृत नहीं करती है। जैसे कि हमारे अनुसंधान और विकास के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, ये क्या करती है, बाजार को विकृत नहीं करती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को नियंत्रित करने की जरूरत भी नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को क्या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे कि सब जमीन पर सब्सिडी दी जाती है, पशुधन पर सब्सिडी दी जाती है, तो इस प्रकार की सब्सिडी हमारी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। तो इस तरह हमने 3 प्रकार की सब्सिडी देख ली। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के जो कृषि समझौते तो हो गए हमारे, लेकिन इन पर बहुत सारे विवाद बने हुए हैं। अब विवादों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से विवाद है। विवाद की बात करें तो WTO के कृषि समझौते को लेकर पहली बार विवाद 2001 में हुआ, जब दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, तो उस समय क्या है, इस पर विवाद हुआ। कृषि समझौते के विवाद में जो हमारे विकासशील देश है ये आरोप लगाते हैं कि विकसित देशों की सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डाला गया है और ब्लू बॉक्स सब्सिडी में डाला गया है, जबकि हमारे विकासशील देश है इनकी सब्सिडी को अम्बर बॉक्स में डाला गया है। तो एक प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति है। क्या है, भेदभावपूर्ण नीति है। क्यों, क्योंकि जो विकसित देश सब्सिडी देते हैं उसको तो ग्रीन बॉक्स और हमारे ब्लू बॉक्स में, जबकि विकासशील देशों की सब्सिडी किस में डाला गया है, हमारे ब्लू वो अम्बर बॉक्स सब्सिडी में डाला गया। साथ ही कृषि समझौते के विवाद में हमारे विकासशील देश ये भी आरोप लगाते हैं कि विकसित देशों को विकासशील देशों को से अधिक सब्सिडी दी गई है। विकसित देशों को क्या, विकासशील देशों से अधिक सब्सिडी दी गई है। फिर बात करें खाद्य सुरक्षा का विवाद आया, जिससे क्या कहते हैं, लोक भंडारण का मुद्दा भी कहते हैं, अर्थात इशू ऑफ पब्लिक स्टॉकिंग। अर्थात सरकार जो खाद्यान्नों की खरीद करती है, खरीद करके स्टॉक करती है, वो वाला मुद्दा सबसे भयंकर था। 2013 की बात करें तो भारत ने एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, NFSA वाला जो एक्ट है 2013 वाला, इसको लागू किया गया। अब 2013 का एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिनियम बना दिया गया। इसके तहत भारत की जो 67% जनसंख्या है, इसको सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना जरूरी है। कितना, 67% जनसंख्या को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके तहत भारत की 67% जनसंख्या को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करती है, बड़े स्तर पर अनाज की खरीद करती है और किसानों को इसके बदले में क्या करती है, MSP देती है। क्या देती है, MSP देती है। और दूसरे देश या विदेशी क्या कहते हैं, इसको कृषि सब्सिडी का नाम दे देते हैं। तो MSP दी जाती है तो यह एक तरह की सब्सिडी ही मानते हैं। और जो MSP दी जाती है अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य,
इसकी सब्सिडी को अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। एनएफएसए क्या है? अंबर बॉक्स सब्सिडी की उल्लंघन सीमा को, जो उल्लंघन सीमा है उसका उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे देश के लिए, जो विकासशील देश है, इनके लिए केवल 10% की अनुमति है। कितनी? 10% की अनुमति है, जबकि भारत सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ी इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। 2013 के अंदर जो बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी भारत के एनएफएसए कानून की या अधिनियम की शिकायत की गई थी। किसे? WTO को, कि भारत ने इस प्रकार का अधिनियम बनाया है जो हमारे अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन करता है। और जो हमारे एनएफएसए 2013 तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसकी शिकायत विश्व व्यापार संगठन में करने के बाद भारत ने कहा कि वह एक विकासशील देश है। भारत क्या है? एक विकासशील देश है, और भारत के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, भारत सरकार यह नहीं चाहती कि भारत का कोई भी आदमी भूखा रहे, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी बाजार को कभी भी विकृत नहीं कर सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि यह सब्सिडी हम उनको दे रहे हैं जो भूख से मर रहे हैं। तो जब उनको जो सब्सिडी दी जाती है तो बाजार को कैसे विकृत करेगी? क्यों? क्योंकि यदि हम सब्सिडी नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे और वो किसी भी चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। फिर बात करें आगे, तो खाद्य सुरक्षा का विवाद एक अस्थायी हल निकालने के लिए भारत सरकार को 4 साल के लिए पीस क्लोज दिया गया। 4 साल के लिए कहा गया कि 4 साल तक आप ऐसा दे सकते हो, इस तरह की सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन हमें इस चीज़ का एक स्थायी समाधान तो निकालना ही होगा। भारत को 4 साल के लिए पीस क्लोज दिया गया, और इसको क्या, नैरोबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था तब तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, जब तक कि खाद्य सुरक्षा विवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकलता। पीस क्लॉज के कारण क्या, भारत को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को विश्व व्यापार संगठन में बार बार चुनौती दी जाती है, लेकिन अब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये पीस क्लॉज लागू हो गया है। लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इसका आगे का भाग हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।